कौन किसको ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान को या अफगानिस्तान पाकिस्तान को? पर यह तो तय है कि अब दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ ओपन वॉर, खुली जंग का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान का दावा है कि उसने अफगान तालिबान के 22 मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया है और उसके 274 लड़ाकों को मार गिराया है। उधर अफगान तालिबान का दावा है कि हमने पाकिस्तान के अंदर ड्रोन हमले किए हैं। दोनों तरफ से दावों की झड़ी लगी है। तो क्या एक नई जंग शुरू हो गई है और इसका अंजाम क्या होगा? कागज पर ज्यादा ताकतवर दिखने वाला पाकिस्तान क्या 20 साबित होगा या 20 साल तक दुनिया की सबसे ताकतवर फौज को छकाने वाला तालिबान 20 साबित होगा? आज इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne DSP, रजनीगंधा NITL। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। लड़ाई क्यों छिड़ी और खुली जंग तक, ओपन वॉर तक कैसे पहुंची, इसके दो जवाब हैं, एक पाकिस्तानी और दूसरा अफगानिस्तानी। समझने के लिए पूरी टाइमलाइन देख लीजिए। सबसे पहले आज की बात करते हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा कि उनका सब्र अब खत्म हो चुका है। उन्होंने अफगानिस्तान पर आतंकवाद एक्सपोर्ट करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसे नाम दिया है ऑपरेशन गजब लिल हक। इसका मतलब है हक के लिए गुस्सा। इसमें हवाई और ज़मीनी दोनों तरह की कार्रवाइयां शामिल हैं। पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान के बड़े शहरों को निशाना बनाया है। काबुल, कंधार, पक्तिका, खोस्त और नांगरहार के मिलिट्री और कम्युनिकेशन ठिकानों पर बमबारी हुई है। इसके अलावा सीमा पर झड़पें भी हुई हैं। लड़ाई में किसको कितना नुकसान हुआ है, इसे लेकर के भी दोनों तरफ से अलग अलग और बड़े बड़े दावे हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के प्रवक्ता मुशर्रफ जैदी ने कहा है कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में अफगान तालिबान के 274 लड़ाके मारे गए, 200 से ज़्यादा जख्मी हैं। दावा है कि 27 तालिबान पोस्ट तबाह कर दिए गए और 80 से ज़्यादा टैंक्स और तोपों को नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ अफगान तालिबान का दावा है कि उन्होंने पाकिस्तान का एक F-16 लड़ाकू विमान मार गिराया है। तालिबान के अफगानिस्तान डिफेंस हैंडल से मलबे का एक वीडियो भी एक्स पर शेयर किया गया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि आज सुबह करीब 11 बजे उनकी एयरफोर्स ने ड्रोन से हमले किए हैं, जिसके निशाने पर थे इस्लामाबाद के फैजाबाद और नौशेरा के मिलिट्री बेस। पाकिस्तान की तरफ से सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने इस पर सफाई दी। कहा है कि अफगान लड़ाकों ने ड्रोन हमले की कोशिश तो की थी, लेकिन पाकिस्तानी एंटी ड्रोन सिस्टम ने उन्हें हवा में ही ढेर कर दिया। जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये नौबत आई कैसे इस भिड़ंत की? पाकिस्तान ने ऑपरेशन 26 फरवरी को अफगानिस्तान की ओर से किए गए हमलों के जवाब में किया है। 26 फरवरी को अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की 12 सीमा चौकियों पर हमला कर दिया था, जो बॉर्डर पोस्ट होती हैं उन पर। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उन्होंने 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा है, 2 हेडक्वार्टर्स और 19 चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। दावा यह भी था कि कुछ पाकिस्तानी सैनिक बंदी भी, जिंदा सैनिक बंदी भी बना लिए गए हैं। इस झड़प में अफगान तालिबान के 8 लड़ाके मारे गए और 11 जख्मी हुए। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने इन दावों पर कहा कि अफगानिस्तान का हमला बिना उकसावे के था। इसमें 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 3 जख्मी हुए। उन्होंने चौकियों पर कब्जे की बात को झूठा बताया है। दूसरी तरफ अफगान तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर बताया कि ये कार्रवाई पाकिस्तान के हालिया हवाई हमलों के जवाब में हुई है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद जिन हालिया हवाई हमलों का जिक्र कर रहे हैं, वे 22 फरवरी को हुए थे। उस रोज़ पाकिस्तानी फ़ौज ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में हवाई हमले किए थे। पाकिस्तान का दावा था कि निशाने पर TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकाने थे, आतंकी संगठन है। कहा गया कि इनमें TTP के 80 लड़ाके मारे गए। अफगानिस्तान ने इन दावों को सिरे से खारिज किया। 22 फरवरी को अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान ने मदरसों और रिहायशी मकानों पर बम गिराए हैं। इस हमले में औरतें और बच्चे मारे गए हैं। इसका माकूल जवाब दिया जाएगा।
इन हमलों के पीछे पाकिस्तान का तर्क था कि उसके देश में हुए हालिया आतंकी हमले अफगानिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर हुए हैं। अफगानिस्तान चरमपंथी गुटों को अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहा है। आप कहेंगे कि कौन से आतंकी हमले, तो इसकी भी एक क्रोनोलॉजी है। पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान के भीतर कई बड़े आतंकी हमले हुए हैं, सिलसिलेवार तरीके से देख लीजिए। 6 फरवरी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के वक्त एक शिया मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ। 36 लोग करीब मारे गए, 170 से ज़्यादा जख्मी हुए। 16 फरवरी पाकिस्तान के KPK में खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर इलाके में विस्फोटक से भरी एक गाड़ी एक सिक्योरिटी पोस्ट से टकराई। 11 सैनिक और एक बच्चा मारा गया। पाकिस्तान ने दावा किया कि हमलावर अफगानिस्तानी नागरिक था। 19 फरवरी को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में अफगान दूतावास के उप प्रमुख को तलब किया और इन हमलों पर एतराज़ जताया। 21 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू इलाके में एक आत्मघाती हमलावर ने पाकिस्तान सुरक्षा बलों के काफिले पर हमला कर दिया। 2 सैनिक मारे गए, जिनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल था। इन्हीं हमलों से बौखलाकर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की इनका बदला लेने के लिए, और उसके बाद हालात बिगड़ते चले गए। नौबत आज ऐसी है कि पाकिस्तान ने खुली जंग का ऐलान कर दिया है। इसका बैकग्राउंड क्या है, दोनों देशों के बीच इस विवाद की भी एक हिस्ट्री है, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले ये समझते हैं कि जंग हुई तो अंजाम क्या होगा, ताकत का संतुलन किसकी तरफ है। कागज पर देखें तो अफगान तालिबान पाकिस्तान के सामने खासा कमजोर है। पॉइंट्स में जानते हैं। पहला पॉइंट है हथियार। पाकिस्तान की सेना के पास चीन से मिले आधुनिक हथियारों का बड़ा जखीरा है। उनकी भर्ती प्रक्रिया भी काफ़ी सधी हुई है। उधर अफगान तालिबान पूरी तरह उन विदेशी हथियारों के भरोसे हैं जो 2021 में अमेरिका वहां छोड़ करके गया था। वक्त के साथ इन हथियारों की क्षमता में भी कमी आई है। दुनिया के ज़्यादातर देशों ने अब तक तालिबान सरकार को मान्यता भी नहीं दी है, इसलिए वो बाहर से नए हथियार खरीद भी नहीं सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास 6000 से ज़्यादा बख्तरबंद गाड़ियाँ और करीब 4500 तोपें हैं। तालिबान के पास सोवियत संघ के ज़माने के कुछ पुराने टैंक और गाड़ियाँ हैं, लेकिन उनकी सही गिनती किसी को नहीं मालूम। दूसरा पॉइंट है सैनिक। पाकिस्तान के पास कुल 6,60,000 एक्टिव जवान हैं। थल सेना के 5,60,000 जवान शामिल हैं इसमें। इसके मुकाबले अफगान तालिबान के पास सिर्फ 1,72,000 लड़ाके हैं। हालांकि वो अपनी इस ताकत को 2 लाख तक ले जाने की कोशिश में है। वायुसेना में तो कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान के पास 465 लड़ाकू विमान और 260 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के पास कोई फाइटर जेट नहीं है। रॉयटर्स के मुताबिक सिर्फ 6 पुराने विमान और 23 हेलीकॉप्टर उनके पास हैं। उनमें से कितने उड़ने लायक हैं ये खुद तालिबान को भी नहीं पता है। नेवी की बात करें, समंदर में लड़ाई का कोई सवाल उठता नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है, तो ये तुलना की ज़रूरत नहीं है। सारी तुलनाओं से इतर एक फैक्ट ये भी है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। आंकड़े कहते हैं कि जंग हुई तो पाकिस्तान आसानी से अफगानिस्तान को हरा सकता है, लेकिन अफगानिस्तान के मामले में इस तरह की तुलनाएं अक्सर गलत साबित हुई हैं। ये वही तालिबान है जिसने 20 साल तक दुनिया की सबसे ताकतवर अमेरिकी फ़ौज को भी चैन से बैठने नहीं दिया। आखिर में अमेरिका को अपना बोरिया बिस्तर समेट करके वहाँ से निकलना पड़ा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले में क्या हो सकता है, जानकारों से हमने पूछा। अगर वॉर की स्थिति आती है तो पाकिस्तान जैसे मॉडर्न आर्मी के लिए अफगानिस्तान कहीं नहीं टिकता है। लेकिन बात वही है कि अफगानिस्तान सोवियत के आगे कैसे टिक गया, अमेरिकन के आगे कैसे टिक गया, नेटो फोर्सेस के आगे टिक गया। तो उनकी जो महारत है या जो उनका स्पेशलाइजेशन है वो गुरिल्ला वॉरफेयर है, उसमें वो महारत हासिल करते हैं। उनकी सेना की जो भी कैपेबिलिटी है, या तो वो पुराने अमेरिकी जो साजो सामान थे जो अमेरिकी छोड़ के गए वो है, उसमें से भी आधा से ज्यादा उनके हाथ नहीं आया या उनसे चलता नहीं है। तो इस समय युद्ध का जवाब अफगानिस्तान युद्ध के साथ नहीं दे सकता है, और यही एक सबसे बड़ी विडंबना भी है। लेकिन इसका जवाब अब ये होगा कि एक लॉन्ग ड्रॉन गुरिल्ला कम बॉर्डर वॉरफेयर चलेगा, और जिसमें अब तक तालिबान ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो किसी से झुकते नहीं है। तो इसका सीधा इम्प्लीकेशन पाकिस्तान में जो अव्यवस्था होगी उस पर होगा। जैसे हमने पहले भी देखा है, टीटीपी के लड़ाके इस्लामाबाद में 2 जगहों पर अटैक कर दिए हैं जो काफी सेंसिटिव एरिया है या सिक्योरिटी वाइज बहुत वहां पर सुरक्षा चौक चाबंद है, लेकिन वहां भी उन्होंने अटैक कर दिया। तो यही उसका एक मुझे लग रहा है हर्ष होगा। लेकिन इस युद्ध की परिणति जो है वो तुर्की, कतर, वहीं जाकर इसका कुछ हल निकलेगा। लेकिन वो भी हमेशा टेम्पररी रहेगा कि मुद्दे क्या है
बॉर्डर डिस्प्यूट है, ड्यूरेंट लाइन को वो नहीं मानते। 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है। पाकिस्तान में जो अफगानिस्तान शरणार्थी रह रहे थे वो मुद्दा है, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान जिसके माना जाता है 6,500 लड़ाके वहां हैं। तो इन मुद्दों को मिलाकर वहां हमेशा गतिरोध रहेगा, और आने वाले कुछ सालों तक हम देखेंगे कि ऐसा ही कुछ चलता रहेगा जब तक दोनों में सुलह नहीं हो जाती या एक पेज पे नहीं आ जाता। अब इस झगड़े की बुनियाद समझते हैं। इसके लिए आपको दो बातें जाननी होंगी। पहला, दोनों मुल्कों के बीच की सरहद, और दूसरा अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान टीटीपी का आपसी रिश्ता। शुरुआत सरहद से करते हैं। ये है ड्यूरेंट लाइन, 2600 किलोमीटर लंबी सरहद। ये पाकिस्तान के वजूद में आने के पहले से ही नासूर बनी हुई है। 19वीं सदी में जब भारत पर अंग्रेज़ों का राज था, तब अफगानिस्तान को लेकर ब्रिटेन और रूस में खींचतान मची थी। ब्रिटेन को डर था कि अफगानिस्तान हाथ से निकला तो भारत पर उनका राज खतरे में पड़ जाएगा। इसी डर से 1839 में ब्रिटेन ने अफगानिस्तान पर हमला किया, लेकिन असफल रहा। फिर ब्रिटेन 3 दशक बाद वापस लौटा पूरी तैयारी के साथ। दूसरे एंग्लो अफगान वॉर में ब्रिटेन की जीत हो गई। उसने वहां अपनी कठपुतली सरकार बैठा दी। अब्दुल रहमान खान अफगानिस्तान के शासक बने। तो सत्ता तो मिल गई, लेकिन अंग्रेज़ों का डर कम नहीं हुआ। वो भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी सत्ता को लेकर के, उसकी सुरक्षा को लेकर के बहुत आश्वस्त नहीं थे। इसलिए उन्होंने एक औपचारिक बाउंड्री खींचने का प्लान बनाया। अब्दुल रहमान खान और ब्रिटिश भारत के फॉरेन सेक्रेटरी सर हेनरी मोर्टिमर ड्यूरेंट के बीच समझौता हुआ। इसी सरहद का नाम पड़ा ड्यूरेंट लाइन। 1919 के साल में अफगानिस्तान ब्रिटेन के नियंत्रण से निकल गया। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान बना, तो ये लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सरहद बन गई। सारा झगड़ा इसी लाइन को लेकर के है। दिक्कत यह है कि ड्यूरेंट लाइन के आसपास के इलाकों में 2 जाति समूह रहते हैं, पंजाबी और पश्तून। ड्यूरेंट लाइन से पहले पश्तून पंजाबियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए लड़ रहे थे। जैसे ही लाइन खींची, पश्तून 2 हिस्सों में बंट गए। आधे अफगानिस्तान वाले हिस्से में रह गए, और जो बचे वो पहले ब्रिटिश भारत और बाद में पाकिस्तान के अधीन आ गए। इससे उनकी नाराजगी बढ़ने लगी। 1947 के बाद से अफगानिस्तान ने ड्यूरेंट लाइन को कभी मान्यता नहीं दी। ड्यूरेंट समझौते में ये बात दर्ज थी कि भारत सरकार अफगानिस्तान के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। 1947 के बाद ये समझौता पाकिस्तान के नाम पर शिफ्ट हो गया। पाकिस्तान ने इसका कभी पालन नहीं किया। सोवियत युद्ध के दौरान उसने मुजाहिदीनों को अपने यहाँ पनाह दी, फिर तालिबान को खड़ा किया। 1996 में काबुल की गद्दी पर पहुंचने में पूरी मदद की। एक तरह से पाकिस्तान तालिबान का रहनुमा बना रहा। इस रिश्ते के बावजूद तालिबान ड्यूरेंट लाइन को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं हुआ। 2017 में जब ड्यूरेंट लाइन के आसपास आतंकी घटनाएं बढ़ने लगी, तब पाकिस्तान ने सीमाबंदी करने का फैसला किया। ऊंची फेंसिंग लगाने की योजना बनाई। अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान को लगा कि अब फेंसिंग आसान होगी, उनके लिए स्थिति बेहतर होगी। लेकिन तालिबान ने सत्ता में आने के बाद इसका विरोध किया, कहा कि इससे कई परिवार बढ़ जाएंगे। आज तक ये फेंसिंग का काम पूरा नहीं हो पाया है। पाकिस्तान का आरोप है कि इसी रास्ते से टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान के भीतर घुसते हैं, उन्हें अफगान तालिबान से पनाह मिल रही है। इस आरोप में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई अफगान तालिबान और टीटीपी के बीच रिश्ते हैं? इसके लिए आपको टीटीपी की कहानी जाननी होगी। 9/11 की बात है, जब यह हमला हुआ अमेरिका पर। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया उसके जवाब में, और तालिबान को सत्ता से बेदखल कर दिया। तब अफगान तालिबान, अल-कायदा और दूसरे चरमपंथी सरहद पार करके पाकिस्तान में घुस आए। वो जिस इलाके में छिपे उसे फाटा, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज कहते थे। ये इलाका पाकिस्तान में तो था, लेकिन वहाँ पाकिस्तान का कानून नहीं था, कबीलों का राज चलता था। जब अमेरिका ने मुशर्रफ पर आतंकियों को खदेड़ने का दबाव डाला, तो पाकिस्तानी फौज पहली बार फाटा में घुसी। वहाँ के चरमपंथी गुटों ने इसका विरोध किया और पाक आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इन सारे गुटों ने मिलकर अपना एक अलग संगठन बनाया, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। इनका पहला लीडर बैतुल्ला मसूद था, और उसका मकसद था पाकिस्तान में सख्त शरिया कानून को लागू करना। 2014 में टीटीपी ने पेशावर के आर्मी स्कूल पर हमला किया, जिसमें 100 से ज़्यादा बच्चे मारे गए थे, आपको याद होगा। इसके बाद पाक फौज ने जो ऑपरेशन चलाया, उससे टीटीपी कमज़ोर तो हुआ, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। 2018 में पाकिस्तान ने फाटा को खैबर पख्तूनख्वा
प्रांत में मिला दिया केपीके में, तो टीटीपी का गुस्सा और भड़क गया। 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान वापस लौटा तो टीटीपी के हौसले बुलंद हो गए। अंदाज़ा इन आंकड़ों से आप लगा लीजिए। 2024 में पाकिस्तान में पिछले एक दशक के सबसे ज़्यादा आतंकी हमले हुए। इनमें से 63% हमले सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा केपीके में हुए, जो टीटीपी का गढ़ माना जाता है। अफगान तालिबान भले ही टीटीपी से पल्ला झाड़ता हो, लेकिन यूनाइटेड नेशंस 2024 की रिपोर्ट कुछ और ही दावा करती है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में टीटीपी के 6,500 लड़ाके खुलेआम रह रहे हैं, और तो और अफगान तालिबान अंदर खाने टीटीपी को आतंकी संगठन मानता ही नहीं है। कुल मिलाकर कहानी ये है कि पाकिस्तान ने जो जहर खुद बनाया था, आज वही उसकी रगों में दौड़ रहा है। तो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस जंग का कोई हल निकल सकता है? तो डाल डाल में पात पात का ये खेल कब तक चलेगा, जानकारों से समझते हैं। देखो, इसका कोई हल नहीं है। टीटीपी को शायद ये लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान में टीटीपी सक्सेसफुल होने की चाह रख रहा है, जिस तरह अफगानिस्तान में तालिबान सक्सेसफुल हो चुके हैं, और माने ना माने कोई, तालिबान जो अफगानिस्तान का वो सपोर्ट करता ही है टीटीपी को। तो टीटीपी के सामने इस समय एक सक्सेसफुल मॉडल है जो तालिबान है अफगानिस्तान का, वो उसी को यहां लाना चाहते हैं। और रही बात, ये आइडियोलॉजिकली लिंक्ड है, वैचारिक रूप से ये दोनों समान हैं। तो ये दोनों कभी नहीं चाहेंगे कि टीटीपी वहां खत्म हो, और वो जो ग्रेटर पठान एरिया की बात या ग्रेटर पख्तूनिस्तान की बात करते हैं, जिसमें डुरैंड लाइन जो एक इमेजिनरी लाइन है, तो वो उसको हमेशा ब्रीच करते रहेंगे। और आने वाले समय में देखेंगे कि ये जो घटनाएं हैं, खासकर जो गुरिल्ला टैक्टिक्स है जिसके लिए तालिबान जाना जाता है, या टीटीपी जो कर रहा है, वो और तीव्र ही होंगी, कम नहीं होंगी। अब बात की दुनिया ने इस एस्केलेशन पर क्या प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। ये हमले रमज़ान के पवित्र महीने में किए गए हैं। जायसवाल ने एक्स पर लिखा कि ये पाकिस्तान की अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने की एक और कोशिश है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने शांति की अपील की है। ये भी कहा कि सुलह कराने के लिए ईरान हर तरह की मदद करने को तैयार है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि विवाद को कूटनीतिक तरीके से ही सुलझाया जाना चाहिए। रूस ने भी दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है। चीन ने भी तनाव को लेकर चिंता जताई है। उसने भी दोनों देशों के बीच बातचीत करवाने की पेशकश की है। तुर्की के विदेश मंत्री हक्कन फिदान ने बताया कि उन्होंने इस टकराव को लेकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कतर और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों से फोन पर लंबी चर्चा की है। तो बड़ी खबर यहीं तक, अब बारी है सुर्खियों की। हिलेरी क्लिंटन ने अमेरिकी संसद की एक कमेटी के सामने कहा कि उन्हें जेफरी एप्स्टीन के अपराधों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप से भी पूछताछ की जानी चाहिए कि उनका एप्स्टीन से क्या रिश्ता था। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने एप्स्टीन मामले की जांच कर रही कांग्रेस की एक कमेटी के सामने कई घंटों तक बंद कमरे में गवाही दी। गवाही के बाद उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि सच्चाई सामने आए। हिलेरी क्लिंटन के पति और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी 27 फरवरी को इस कमेटी के सामने गवाही देने वाले हैं। शुरुआत में क्लिंटन कपल ने कमेटी के समन का विरोध किया था। उनका कहना था कि ये जांच राजनीतिक कारणों से की जा रही है, लेकिन बाद में उन्होंने गवाही देने पर सहमति दे दी, क्योंकि अगर वे मना करते तो उनके खिलाफ कांग्रेस की अवमानना, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कांग्रेस की कार्रवाई हो सकती थी। बिल क्लिंटन पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें एप्स्टीन के अपराधों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनका कहना है कि करीब 20 साल पहले ही उन्होंने एप्स्टीन से अपने रिश्ते खत्म कर दिए थे। बिल क्लिंटन के मुताबिक राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद कुछ चैरिटी से जुड़े कामों के दौरान उनका एप्स्टीन से संपर्क हुआ था। अब उन्हें अफसोस है कि उनका नाम कभी उस फाइनेंसर के साथ जुड़ा था। जेफरी एप्स्टीन की 2019 में न्यूयॉर्क की एक जेल में मौत हो गई थी। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।